पाकिस्तान के सिविलियन इदारों पर फौज का कंट्रोल रहा है या पाकिस्तान के सिविलियन इदारे फौज के जेर तसल्लुत रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अदलिया और पुलिस पाकिस्तान के पहले 3 करप्ट इदारों में आते हैं। अदलिया के बारे में मैं सिर्फ एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारों से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। पाकिस्तान विफाकी पार्लिमानी इकाई है, लेकिन गुज़श्ता 50 बरसों में महज 5 से 7 बरस छोड़कर हर बरस पाकिस्तान के बड़े बड़े सिविलियन इदारों पर हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसर बतौर सरबराह तैनात रहा है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के सिविलियन इदारों पर फौज का कंट्रोल रहा है या पाकिस्तान के सिविलियन इदारे फौज के जेर तसल्लुत रहे हैं। आज भी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सिविलियन इदारों पर या तो हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड फौजी अफसर बतौर सरबराह खिदमात सर अंजाम दे रहा है। मैं चंद इदारों के नाम आपके सामने रख देता हूं कि जिसमें इस वक्त सरबराह या तो हाजिर सर्विस जर्नैल है या फिर रिटायर्ड फौजी अफसर है। और सिर्फ बात यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि निचली सतह पर यानी निचली पोस्टों पर भी किसी ना किसी सूरत कोई ना कोई फौजी अफसर जो हाजिर सर्विस हो या फिर रिटायर्ड हो वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसको हम नैब के नाम से जानते हैं, वहां लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, यानी एक हाजिर सर्विस जर्नैल बतौर सरबराह नैब काम कर रहा है। इसी तरह वापडा, यहां पर चेयरमैन वापडा के तौर पर जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी की खिदमात ली गई हैं। और यह अमर भी काबिल ताज्जुब नहीं है कि इससे पहले भी एक रिटायर्ड जर्नैल ही चेयरमैन वापडा के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। और वापडा कितना इंपॉर्टेंट इदारा है यह सभी लोग जानते हैं। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यहां जनरल इनाम हैदर मलिक जो एक हाजिर सर्विस जर्नैल है वो बतौर सरबराह खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल, यहां पर मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, यानी एंटी नार्कोटिक्स कंट्रोल के सरबराह भी एक हाजिर सर्विस मेजर जर्नैल है। इसके अलावा इन्हीं इदारों के अंदर निचली पोस्टों पर भी या तो कोई हाजिर सर्विस या फिर रिटायर्ड फौजी अफसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। किसी हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसर को किसी भी सिविलियन इदारे का सरबराह लगाने में ना तो इश्तिहार इशू करना पड़ता है, ना ही सिलेक्शन कमेटी बनानी पड़ती है और ना ही स्क्रूटनी करने के बाद किसी एक अफसर का इंतखाब करके उसको इदारे का सरबराह लगाना पड़ता है। इसके कॉन्ट्रेरी यानी तकाबली जायजा लिया जाए तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ब्यूरोक्रेट्स की अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है किसी भी इदारे को चलाने के लिए। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चीज यह भी है कि आपको उस रेलेवेंट फील्ड के अंदर तजुर्बे की जरूरत भी नहीं पेश आती है। यह सब बातें मैं एक ऐसे वक्त में कर रहा हूं कि जब पाकिस्तान में एक बार फिर नेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इशू किया गया है, यानी पाकिस्तान के अंदर कौन सा इदारा कितना करप्ट है इसकी बात हो रही है। और यह बताया जा रहा है कि अदलिया और पुलिस पाकिस्तान के पहले 3 करप्ट इदारों में आते हैं, यानी अदलिया भी करप्ट है, पुलिस भी करप्ट है। और कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में अदलिया करप्शन में पहले नंबर पर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अदलिया पाकिस्तान में करप्ट इदारों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन है? कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डिंग ठेका जात जो देते हैं वो दूसरे नंबर पर है। और तीसरे नंबर पर पुलिस को करार दिया जाता है। यह कहने में कोई अमर माने नहीं है कि अदलिया के बारे में मैं सिर्फ एक स्टोरी आपके सामने रखूंगा कि इटली का शहर रोम और रोम का बादशाह नीरो अपने महल की छत पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। और बांसुरी बजने को किसी जमाने में नहूसत की अलामत समझा जाता था। इसी रोम शहर के अंदर जब नीरो ने अपने महल के करीब मौजूद कच्ची बस्तियों को गिराया और उसके बाद अपने महल की छत पर बैठ के बांसुरी बजाने लगा, तो दरियासना एक तोता और तोती वहां से गुजरे। और तोती ने तोते से पूछा कि गुज़श्ता हफ्ते जब हम यहां से गुजरे थे तो ये बस्तियां कायम आबाद थी, क्या हुआ? तो तोते ने तोती को जवाब दिया कि असल में यहां उल्लुओं का बसेरा है और उल्लू क्योंकि नहूसत है इसलिए ये बस्तियां अब कायम दायम नहीं है बल्कि शिकस्त रेख का मंजर पेश कर रही हैं। करीब ही कोई उल्लू तोते और तोती की गुफ्तगू सुन रहा था। उल्लू गया और जाके तोते और तोती से कहा कि तुम यहां नए लगते हो तो आज शाम का खाना मेरे घर पर होगा। लीजिए, तोता और तोती उल्लू के घर पर चले गए। दोनों ने जी भर के खाया। जब तोता और तोती जाने के लिए इजाजत तलब करने लगे तो उल्लू ने तोते की बीवी यानी तोती का हाथ पकड़ लिया। अब तोता बड़ा परेशान हुआ, मरता क्या ना करता। वो कहता है मेरी बीवी को छोड़ो। उसने कहा ये तो मेरी बीवी है। यानी उल्लू कहने लगा कि ये तोते मियां तुम्हारी नहीं मेरी बीवी है। उसने कहा अगर तुम्हारी बीवी है ये तो सुबह अदालत में प्रूव करना। किस्सा मुख्तसर ये कि सुबह अदालत लगी। उल्लू ने अपने दलाइल दिए, तोते ने अपने दलाइल पेश किए और जज साहब ने फैसला सुना दिया उल्लू के हक में कि तोती उल्लू की बीवी है। अब जब अदालत से निकलने लगे तो तोता धाड़े मार मार के रोने लगा कि भाई मेरी बीवी उल्लू ले गया।
इसी असना में उल्लू ने तोते को आवाज दी और कहा कि भाई अपनी बीवी तो लेते जाओ। उसने कहा मैं कैसे ले जाऊं, जज साहब ने तुम्हारे हक में फैसला सुना दिया है। उल्लू ने कहा देखो मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि बस्तियां उल्लुओं की वजह से नहीं उजड़ा करती, बल्कि वो बस्तियां उजड़ जाया करती हैं जहां की अदालतें इंसाफ करना छोड़ देती हैं। अगर पाकिस्तान का आज ये हाल है तो इसमें अदालतों का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन यह भी समझ लीजिए कि हमारे मुल्क की अदालतें अक्सर बेशतर यानी मैं साल साल की बात करूं तो इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के काम करती रही हैं। सिंस आवर क्रिएशन, हमारी तखलीक से लेकर आप मौलवी तमीजुद्दीन केस उठा के देख ले, नजरिया जरूरत क्यों पनपा, यानी हमारे जजेस ने नजरिया जरूरत के तहत फैसले सुनाए, यानी इस्टेब्लिशमेंट का फौज का दस्ते रास्त बन के फैसले देना शुरू किए। उसके बाद मार्शल लॉ लग जाते हैं, यानी वो जनरल अयूब का जमाना हो, जनरल जियाउल हक का जमाना हो, वो जनरल परवेज मुशर्रफ का जमाना हो, मार्शल लाई दौर हो, हर मार्शल लॉ को एंडोर्स करने वाली अदलिया थी, यानी फौज के जेरे असर अदलिया ने हर मार्शल लॉ को एंडोर्स किया। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आज का वक्त का काजी जस्टिस काजी फायज ईसा भी यही कहता है कि भाई ये वो करप्ट जजेस थे या अदलिया थी, नासूर थे कि जिन्होंने मार्शल लॉ का रास्ता रोका नहीं बल्कि रास्ता दिया, मार्शल लॉ को रास्ता दिया कि मार्शल लॉ लग सके। 90s के दौर में जब जब आपने देखा आना जाना लगा हुआ था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत आई, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गई, नवाज शरीफ की हुकूमत आई, 58(2)B का बेदरई इस्तेमाल किया गया। 58(2)B का रास्ता भी आपकी अदलिया ने दिया। और आज भी रिसेंट पास्ट के अंदर भी अदलिया ने जो जो कुछ किया, अदालतें रात 12 बजे कैसे खुलती है और कब अदालती दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप दस्तकें देते रहे, कोई सुनने वाला नहीं होता। एक बकरी चोर की पूरी जिंदगी गुजर जाती है अपने इंसाफ लेने के लिए, लेकिन वो जेलों में पड़ा पड़ा गल सड़ जाता है, मर जाता है और इंसाफ मिलता है। कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूत पशेमा का पशेमा होना, इंसान इस दुनिया से चला जाता है, इंसाफ नहीं मिलता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इसके पसे पर्दा मुहर्रकात कौन से हैं, क्यों हो रहा है। अब सादा सा सवाल मेरे सादा से पाकिस्तानियों के जहनों में होगा कि क्या जजेस, जर्नैलों या ब्यूरोक्रेट्स का एहतसाब किया जा सकता है। चलिए ब्यूरोक्रेसी को हम साइड पर रखते हैं। हमने आहत खान चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे बहुत सारे, वसीम अजमल चौधरी जैसे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स को नैब के चक्कर काटते देखा। इसको मजीद कंसाइज कर देते हैं कि क्या जजेस और जर्नैलों का एहतसाब हो सकता है। जजेस और जर्नैलों के एहतसाब से मुतालिक 2017 में भी पार्लिमानी कमेटी बराए एहतसाब के अंदर ये तजवीज फ्लोट हुई कि भाई किस तरह नैब के शिकंजे में इनको लाया जा सकता है। जब यह बात हुई तो फिर आइन की बात हुई कि अगर कोई ऐसा कानून बन जाता है तो क्या वो कानून आइन के मुतसादिम तो नहीं होगा। फिर सवाल उठा कि भाई क्या वजह है कि हम इनको नैब के जेर असर नहीं ला सकते। फिर यह बात हुई कि असल में फौज में अपना एक निजाम मौजूद है कि जहां पर कोर्ट मार्शल किया जाता है, अदलिया में अपना एक निजाम मौजूद है जहां पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है कि वो किसी भी जज को मिसकंडक्ट के इल्जाम पर बरतरफ कर सकती है, या आर्टिकल 209 के तहत सदर मुमलिकत किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस भेज सकते हैं। और हमने रिसेंट पास्ट में देखा कुछ रेफरेंसेज आए, आजकल भी एक रेफरेंस चल रहा है जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के अगेंस्ट। लेकिन फौज के अंदर क्योंकि कोर्ट मार्शल का निजाम मौजूद है तो इसलिए फौज के सरबराह की इजाजत के बगैर किसी भी फौजी को नैब के अंदर ट्राई नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा रेयर इंसिडेंट मौजूद है, वो है एक बहरिया के अफसर एडमिरल मंसूर उल हक का। एडमिरल मंसूर उल हक का जो केस है वो 96-97 के अंदर आया और उस वक्त के रेयर एडमिरल जो नेवी इंटेलिजेंस के सरबराह थे तनवीर अहमद, उनकी निशानदही पर इनका कोर्ट मार्शल शुरू हुआ और कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के अंदर यह तय हो गया कि एडमिरल मंसूर उल हक के ऊपर इल्जामात बेबुनियाद हैं, यानी फौजी कार्रवाई में उनको इक्विटल मिल गया। लेकिन मुशर्रफ दौर के अंदर एडमिरल मंसूर उल हक का जो केस है वो नैब को दिया जाता है और नैब एडमिरल मंसूर उल हक को अमेरिका से वापस लाती है और फिर मंसूर उल हक से लूटी हुई रकम को वापस दिलवाया जाता है और फिर प्ली बार्गेन के जरिए से उनकी जान खलासी होती है। यानी अगर तो फौजी सरबराह ये चाहे, फौज का सरबराह ये चाहे, वो पाक बहरिया हो, पाक फजाइया हो, पाक नेवी हो, फिर तो उनको नैब के अंदर ट्राई किया जा सकता है, अदरवाइज कोर्ट मार्शल का कानून मौजूद है। इसी तरह अदलिया के अंदर भी यही है कि अगर आप आइन के अंदर भी कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसको जजेस को प्रेशराइज करने के मुतरादिफ समझा जाएगा। किसी जज को नैब में इसलिए नहीं लाया जा सकता या कोई सिविलियन गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकती है एहतसाब कि फिर यह कहा जाएगा कि ये जो अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फौज का मामला होगा तो कहा गया ये सिक्योरिटी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, फौज के डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, फौज का डिसिप्लिन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। तो इसलिए हमारे यहां एहतसाब का मामला भी मोम की गुड़िया है जो जरा सी तपिश से पिघल जाता है। ये सारे मामलात मुझे इसलिए
मेरे पर्दा फिक्र से टकरा रहे हैं कि आज नेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इशू किया गया है। ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। लोग क्या समझते हैं भाई, लोग जो समझते हैं या सोचते हैं वो तो बयान किया जा ही नहीं सकता है। वो तो ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया ना किसी और जगह के ऊपर लफ्ज भी कहा जा सकता है। बाहर कैफ सोचने की बात यह है कि राजदा हूं तो राजदा से कहूं, कौम का हाल किस जबान से कहूं, ज्यादा हक से हट गई मिल्लत, थी कभी एक बट गई मिल्लत, कोई मंजिल कोई मकाम नहीं, जैसे इसका कोई इमाम नहीं, कौन समझाए गम के मारों को, चांद ही खा गया सितारों को। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दिले, लेकिन जाने से पहले पहले मैं आपसे 10 बस्ता गुजारिश ये करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।